नमस्कार साथियों, मैं हूं अभिनव तुषांशु पांडे और हम आ गए हैं यूनिट 2 में। चैप्टर नंबर 3 है। हम लोगों की बात जो है देखिए 12.3 मतलब क्लास 12 चैप्टर नंबर 3, लेकिन ये यूनिट 2 है। अब सबसे पहले आज हम लोग क्या बात करेंगे भाई, फास्ट ट्रैक रिवीजन चलने वाला है, फास्ट ट्रैक की बात तो करेंगे ही, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट बात हमारे पास में है फिर से हम देखेंगे कि इसमें मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोलता है, इस चैप्टर में इस यूनिट में कितने मार्क्स हमको मिलेंगे और क्या क्या चीज़ें हैं जो हमको जान लेनी चाहिए। एक ऐसा लिहाज है कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे और वहाँ पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे बोर्ड पूछता आया है। इसके साथ साथ कुछ बेसिक फंडामेंटल नॉलेज हमारे पास में होना ही चाहिए ताकि हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को भी मेंटेन कर सके। तो इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए ब्लूप्रिंट है। माना है कि ये जो है हिंदी में लिखा हुआ है, लेकिन आप लोगों को चिंता करने की बात नहीं है। यहाँ पर देखो कि चैप्टर नंबर 1 हम लोगों ने 8 नंबर वाला देखा था। अब ये इकलौता छोटा सा चैप्टर है जिसमें हमको कितना मिलना है, 7 नंबर मिलना है। 7 नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, 2 नंबर के 2 क्वेश्चन मिलेंगे, 2 क्वेश्चन मिलेंगे 2 नंबर के और 1 क्वेश्चन मिलेगा 1 नंबर का। टोटल हो जाएगा 4 + 3 और हो गया 7 नंबर। तो हम लोगों की फ़ाइट इस बार कितने के लिए है 7 नंबर के लिए। अच्छा, सिलेबस 2018-19 में जो सिलेबस हमारा था वही सिलेबस होगा। हम लोग यहाँ पर जो भी चीज़ें देख रहे हैं इन चीज़ों को लेके हम क्या करेंगे कि आगे जो है मैं जैसे जैसे जो है आपको चैप्टर्स टॉपिक्स पढ़ाता जाऊँगा इन चीज़ों का ध्यान रखूँगा। ठीक है, यहाँ पर विभव मापी को मेंशन किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि इस चैप्टर से रिलेटेड जो है कुछ प्रैक्टिकल भी है। तो अगर आप सोच रहे होंगे कि केवल 7 नंबर का चैप्टर है तो ऐसी बात नहीं है। इस चैप्टर से रिलेटेड हमारे पास में एक और अपॉर्चुनिटी बनती है जहां हम 8 नंबर और पा सकते हैं। और ये कहाँ से आता है, ये आता है आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम से। तो इस तरीके से जो है 8 और 7 15 नंबर का भी वेटेज इस चैप्टर का हो गया। चैप्टर छोटा है, इजी है और हमारे लिए सॉल्व करना बहुत आसान है। इसमें जो डिफ़िकल्ट चीज़ें आएंगी मैं उन चीज़ों को आपको आराम से समझाता जाऊंगा, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। इसमें जो है 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं है। और 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं है इसका मतलब क्या होता है कि भाई एक सॉलिड डेरिवेशन होता जिसको आप 5 नंबर के लिए सीखते और उसके बाद में आपका काम आसान हो जाता, वो नहीं होने वाला है। इसलिए आपको ज़्यादा डिटेल में पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। एक एक करके छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनको मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा। आप बस पेन कॉपी उठा के बैठेंगे ताकि आपका रिवीजन जो है सॉलिड हो। जो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं कमेंट ओपन है भैया, आप कमेंट करो, हम आपको आंसर देंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो आपके कमेंट के बेसिस में जो है कुछ स्पेशल छोटे छोटे वीडियोस आपके आंसर को देने के लिए बना लिए जाएंगे। तो अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो पहले दोस्तों को भी बताओ ताकि उनका भी रिवीजन हो। टेंशन जितने कम होगा उतना मज़ा आएगा एग्ज़ाम दिलाने में। आपका कंपटीशन अपने आप से है। आप खुद जितनी तैयारी कर सकते हैं, जितनी पढ़ाई कर सकते हैं, यही आपके रैंक को डिसाइड करने वाला है। दूसरों को पीछे पुश करने की बजाय भाई कर भला सो हो भला। आप जो है दूसरों के लिए अच्छा करोगे, आपके लिए भी अच्छा होने लगेगा। अब आइए देखते हैं कि आज हमारा जो स्टार्टिंग है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब क्या होता है, इसका जो है इस इलेक्ट्रिक करंट क्या है पहले ये समझेंगे, फिर कंडक्टर्स क्या होते हैं, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, फिर थर्मल वेलोसिटी क्या होती है, रिलैक्सेशन टाइम क्या है, करंट डेंसिटी क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और इस तरीके से आज हमारा पहला वीडियो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएगा। चलिए देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। पहली बात यह है कि भाई हम एक एटम के स्ट्रक्चर को जानते हैं। एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है, एक एटम है और इस एटम के अंदर जो है सारे का सारा प्रोटॉन है और इसके बाहर अपने अपने ऑर्बिट्स में जो है इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। अब इन ऑर्बिट्स के बारे में जो है हमको ज़्यादा नहीं जानना है। अब बस ये समझिए कि सबसे अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और इसी तरीके से जो है ये कहानी आगे बढ़ते रहती है। लेकिन अब क्या होता है कि जिस तरीके से हम लोग मान लेते हैं कि ये मेरा घर है, यहाँ पर मेरे पहले चाचा, यहाँ पर मेरे दूसरे चाचा, यहाँ पर मेरे तीसरे चाचा, यहाँ पर मेरे पापा, मतलब हम लोगों की फैमिली इस वगैरह से रहती है। अब इनके 2 बच्चे, इनके 2 बच्चे, इनके 2 बच्चे और इनके 2 बच्चे, इस तरीके से घर में कुल मिला के 8 बच्चे हो गए हैं। और यहाँ पर जो है भले ही सबके घर में खाना अलग अलग बनता हो, लेकिन यहाँ पर का कोई भी बच्चा किसी भी घर में जाके खाना खा सकता है। यहाँ पे कोई भी पेरेंट किसी भी बच्चे को सामान लेने, सब्जी लेने या किसी भी प्रकार के काम में
इन्वॉल्व कर सकता है। इस तरीके से एक फैमिली का जो स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल इसी तरीके से एल्यूमिनियम हो गया, सोडियम हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये सारे के सारे जो मेटल्स हैं ये फैमिली के जैसे रहते हैं। इन फैमिली के पास में अपने अंदर की जो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो तो होती हैं, लेकिन इनके पास में ऐसे बच्चे भी होते हैं, इनके पास में ऐसे बच्चे भी होते हैं, इनके पास में ऐसे इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं जो शेयर्ड बेसिस में काम करते हैं। मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन अपने खाने के लिए कोई चिंता नहीं करेगा, वो पूरी फैमिली में कहीं भी खा सकता है, और ये इलेक्ट्रॉन जो है अपने काम के लिए भी कोई चिंता नहीं करेगा। वो फैमिली से बाहर जाएगा तो उसको जाके परमिशन लेनी पड़ेगी अपने पेरेंट्स से, लेकिन फैमिली के अंदर जो है वो बिल्कुल सबका शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जैसा काम करेगा। उसी तरीके से अब हम क्या देखेंगे कि जब कंडक्शन होता है तो ये सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, जो अंदर वाले हैं, इनको बाउंड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ये बाउंड इलेक्ट्रॉन ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जो अपने पेरेंट से डीपली कनेक्टेड हैं, और ये अपने पेरेंट एटम से बाहर नहीं जा सकते। लेकिन ये वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं जो घर में पूरी फैमिली में घूम रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो है इनको कहा जाता है क्या? कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब कंडक्शन इलेक्ट्रॉन के बारे में समझ गए। अब आप समझिए कि इलेक्ट्रिक करंट और कंडक्टर में क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट को जो है हम लोग I इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई T से रिप्रेजेंट करते हैं। आपने बहुत पहले से सब पढ़ा हुआ है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ये हमको पता है, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट में कंडक्शन कैसे होता है। हमारे पास में कौन कौन से मटेरियल हैं? कंडक्टर्स हैं, ठीक है, कंडक्टर्स हैं, फिर इंसुलेटर्स हैं, इंसुलेटर्स हैं, और इसके बाद में सेमी कंडक्टर्स हैं, सुपर कंडक्टर्स हैं, उनको छोड़ दो। अभी हमको बात करनी है सिर्फ कंडक्टर की। कंडक्टर ऐसे मटेरियल हैं जो अपने आप से इलेक्ट्रॉन्स को या चार्जेस को फ्लो होने देते हैं। ये कौन से इलेक्ट्रॉन है जो उनमें से फ्लो हो जाते हैं? तो हम पहले कंडक्टर्स के एग्जांपल्स देखेंगे। सारे के सारे मेटल्स जो है वो कंडक्टर होते हैं, और ये सारे के सारे मेटल जो है अपने कुछ स्पेशल इलेक्ट्रॉन रखते हैं जो शेयरिंग बेसिस में विद इन कंडक्टर बॉडी आसानी से मूव कर सकते हैं। इनको हम क्या बोलेंगे? इनको हम कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, और इन्हीं के मूवमेंट से यहाँ पर चार्ज ट्रांसफ़र होता है और इलेक्ट्रिक करंट बनता है। अब हम लोग जो है इसी तरीके से बात इलेक्ट्रोलाइट्स की भी कर सकते हैं। हम लोग इंसुलेटर्स की बात कर सकते हैं। इंसुलेटर में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो जो है अपने थ्रू इलेक्ट्रॉन को या चार्जेस को पास होने नहीं देते हैं। हमको कंडक्टर के बारे में पता चल गया, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पता चल गया। इलेक्ट्रिक करंट में कूलम पर सेकंड या फिर इसी को बोलते हैं एम्पियर, और ये SI यूनिट है। यहाँ तक की बात हमको समझ में आ गई। जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि जो है चीज़ें हमारे लिए आसान बनी रहें। अब हम थर्मल वेलोसिटी की बात करते हैं। थर्मल वेलोसिटी होता क्या है? देखो ये जो हमको यहाँ पर एटम दिखाई दे रहे हैं, इन एटम के पास में जो है कुछ फिक्स्ड इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, कुछ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। लेकिन क्या होता है कि ये जो हीट होता है ना, हीट होता है, तो हीट क्या होता है? हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब ये हीट जो एनर्जी है, इसके कारण जो है ये जो खुद एटम अपनी जगह में, उसके साथ साथ जुड़े हुए जो बाउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपनी जगह में, और उसके साथ साथ ये कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, ये सब इस हीट के कारण या फिर इस एनर्जी के कारण क्या होते हैं? ENERGY, एनर्जी। इस एनर्जी के कारण लगातार कंटिन्यूसली क्या कर रहे होते हैं? वाइब्रेट कर रहे होते हैं। अब इस वाइब्रेशन के कारण अब क्या हो सकता है कि हम ये देख सकते हैं कि एक कंडक्शन इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ के यहाँ, ये वाला कंडक्शन इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ के यहाँ, ये वाला कंडक्शन इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ के यहाँ विद इन कंडक्टर बॉडी मूव तो कर सकता है। लेकिन अब हम क्या देखेंगे कि थर्मल वेलोसिटी का मतलब ये है कि अगर हम इसको एवरेज थर्मल वेलोसिटी बोल देते हैं, एवरेज, और एवरेज थर्मल वेलोसिटी का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर इसने मूव किया और इसकी वेलोसिटी u1 है, यहाँ इसने मूव किया इसकी वेलोसिटी u2 है, यहाँ इसने मूव किया इसकी वेलोसिटी u3 है, तो अगर हम सारी की सारी वेलोसिटीज़ को जोड़ दें, अगर हम सारे के सारे n
कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी को जोड़ दें और उसका एवरेज निकाल लें तो ये एवरेज हो जाता है 0। ऐसा क्यों हुआ भाई? अगर ये एवरेज वेलोसिटी 0 नहीं होती है तब हम एक वायर को दोनों टर्मिनल के बीच में जो है हम पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे या हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट देखेंगे। लेकिन आप समझिए कि क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि गर्मी में आपने वायर पकड़ा और आपको करंट लग गया? ऐसा वायर जो बैटरी से कनेक्टेड नहीं है ऑब्वियसली। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या देख रहे हैं कि ये जो एवरेज वेलोसिटी है जो हीट के कारण जो है उनको मिल रही है, वो वेलोसिटी कैसी रहती है? वो वेलोसिटी का एवरेज जो है वो 0 होता है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन में मूव नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका एवरेज, ऑन एन एवरेज उनकी वेलोसिटी 0 है। ये बात अगर समझ में आ गई तो हम चलेंगे अगले स्टेप में। हमने वही वायर पकड़ा और उसको बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। अब मान लेते हैं कि ये 12 वोल्ट की बैटरी है, तो इसका मतलब है यहाँ पर प्लस 12 वोल्ट और यहाँ पर 0 वोल्ट रहेगा। तो यहाँ पर प्लस 12 वोल्ट और यहाँ पर 0 वोल्ट रहेगा। तो यहाँ पर हमको पोटेंशियल डिफरेंस नज़र आता है V। अब हमको क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट पता है, तो V इज इक्वल टू E डॉट dl या E डॉट L, चलो E इंटू L, ये पोटेंशियल डिफरेंस हमको समझ में आ गया। जितना ज़्यादा जो है हम लेंथ बढ़ाएंगे उतना कम हमको पोटेंशियल यहाँ पे मिलेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड के ऐसे होने के कारण अब हमको सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हुए नजर आएंगे। इसका मतलब ये है कि केवल हीट एनर्जी के कारण वो वाइब्रेट करके ऑन एन एवरेज अपनी वेलोसिटी लूज़ कर दे रहे थे, एक दूसरे से टकरा के ख़त्म हो जा रहे थे। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, अब हमको एक इलेक्ट्रिक करंट दिखाई देगा, इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा। इसी फोर्स को हमको समझना है और इसी से जो है हमको आगे का डेरिवेशन समझ में आएगा। तो चलिए फिर जो है हम रिलैक्सेशन टाइम के बारे में पढ़ते हैं। तो रिलैक्सेशन टाइम से पहले आप देखो कि भाई हमको जो है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नज़र आ रहा है और वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है फोर्स लगा रहा है और ये फोर्स हो जाएगा फोर्स इज इक्वल टू ई। ठीक है, यहाँ तक हमको बात समझ में आ गई। अब हमको क्या करना है कि एक्सेलरेशन के बारे में जानना है। तो F इज इक्वल टू एम ए, तो हमको पता है ना, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम फोर्स डिवाइडेड बाय मास कर देंगे। यहाँ पर ये फोर्स है इलेक्ट्रिक अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको माइनस साइन लगा देते हैं, और डिवाइडेड बाय ये मास जो है मास ऑफ वो एक इलेक्ट्रॉन का है जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है। तो ये हो गया भैया हमारा एक्सेलरेशन। अब थोड़ा सा हम 11th क्लास में चलते हैं। 11th क्लास में हम लोगों ने देखा था काइनेमेटिक इक्वेशन V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इस तरीके से अगर हम लोग देखेंगे तो हमको जो है क्या मिलेगा भाई, ये जो एक्सेलरेशन है इसको आप ध्यान में रखो, एक्सेलरेशन की वैल्यू हमको पता है। तो इससे जो है हमको क्या इक्वेशन मिल जाएगा, इससे हमको इक्वेशन मिल जाएगा v1 प्लस v2 प्लस vn इज इक्वल टू u1 प्लस at1 प्लस u2 प्लस at2 u3 प्लस at3। यहाँ पर ये टाइम t1 t2 t3 इसी को हम रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। रिलैक्सेशन टाइम को डिफाइन करो। रिलैक्सेशन टाइम इज द मिनिमम टाइम बिटवीन एनी टू consecutive collisions of charge। अब इसका क्या मतलब हुआ, आप ये समझ लीजिए कि आप वो फ्लैश मॉब हो रहा है, आप जो है एक बाज़ार की जगह में खड़े हुए हैं और अचानक से जो है वहाँ पर कोई सुपरस्टार आ गया। अब सब लोग जो है एक ही डायरेक्शन में अगर भागना चालू करेंगे तो क्या होगा कि एक चार्ज जो है वो दौड़ना चालू करेगा, फिर किसी आदमी से टकराएगा, उसकी स्पीड 0 हो जाएगी।
ज़ीरो हो जाने के बाद में क्योंकि वो वहाँ पहुँचना चाहता है, उसको एक्सटर्नल एक्सेलरेशन मिल रहा है, तो वो फिर से जो है अपनी स्पीड बढ़ाने की कोशिश करेगा, लेकिन दूसरे जो लोग वहाँ पर प्रेजेंट हैं उसके कारण वो फिर से उनसे टकरा जाएगा। मान लेते हैं कि टकरा के रुक जाने के बाद में अगली टक्कर तक उसको सिर्फ 5 सेकंड का समय मिलता है, तो वो 5 सेकंड का समय इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिलैक्सेशन टाइम बोलेंगे। ये आपको समझ में आया। अब इसके बेसिस में रिलैक्सेशन 2 कंसेक्यूटिव टक्कर किसके बीच में, उन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो यहाँ एक्सटर्नल पोटेंशियल पाने के बाद में उधर जाने के लिए दौड़ लगा रहे हैं। तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन इससे टकराएगा तो वहाँ पर उसको t1 टाइम मिलेगा अगली बार फिर से टकराने से पहले। इस तरीके से हर एक इलेक्ट्रॉन का हमको नहीं पता कि वो कितने समय में टकराएगा, इसलिए सबका टाइम अलग है और इसीलिए सबकी वेलोसिटी भी अलग है। अब हम अगर ये वाले पूरे टर्म को ऐड कर रहे हैं तो हम इसको रीराइट करके लिख देंगे, देखो v1 प्लस v2 प्लस v3 vn कर देते हैं इसको, vn डिवाइडेड बाय vn और इज इक्वल टू u1 प्लस u2 प्लस u3 un और इसके साथ साथ AT1 प्लस AT2 प्लस AT3। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि ये जो u1 u2 un है इसको हम लोगों ने यहाँ पर से ऐसे अलग किया है भाई। ये देखो u1 u2 u3 इनको अलग कर लिया और ये वाले सारे AT1 AT2 AT3 ये सबको अलग कर लिया। अब अगर मैं डिवाइडेड बाई n यहाँ कर देता हूँ तो मुझे यहाँ पर भी डिवाइडेड बाई n करना पड़ेगा और यहाँ पर भी डिवाइडेड बाई n करना पड़ेगा। अब मैं क्या देख रहा हूँ, u1 प्लस u2 और डैश 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 un, इसकी वैल्यू है क्या भैया, हम लोगों ने देखा था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी में नहीं, एवरेज थर्मल वेलोसिटी में u1 प्लस u2 प्लस ये un इन सब की वैल्यू 0 हो जाती है। तो यहाँ पर भी जो है हमको ये वैल्यू मिलती है, इसको हम 0 कर लेंगे और इसके बाद में हमको यहाँ ये जो एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द चार्जेस, इसको हम लोग बोल देंगे vd यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू, अब यहाँ से देखो a सब जगह सेम है तो a हम लोगों ने बाहर निकाला और यहाँ पर हो गया t1 प्लस t2 डैश डैश tn होल डिवाइडेड बाई n। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो t1 प्लस t2 प्लस tn डिवाइडेड बाई n है, दिस इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, इसका नाम रख देते हैं टाउ। तो हमको क्या मिला, vd इज इक्वल टू a टाउ। टाउ मतलब होता है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर एवरेज रिलैक्सेशन टाइम मिल गया है हमको। अब हम आगे क्या करेंगे, हमको रिलेशनशिप बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट निकालना है। vd की वैल्यू क्या थी, vd इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इनटू टाउ। अच्छा, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाली थी, यहाँ निकाली थी E कैपिटल E डिवाइडेड बाय me और यहाँ पर आ जाएगा टाउ। ये हो गया किसकी वैल्यू, ये हो गई ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी कि ये तो हमको पता चल गया। आगे क्या, हमको इसको करंट से कनेक्ट करना है। अब करंट से कनेक्ट करने से पहले जो है हम आपको एक नई बात बताते हैं भैया, वो ये है कि हमको काइनेमेटिक इक्वेशन में पता है स्पीड या वेलोसिटी बोल देते हैं इसको, चलो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अब हम जो है डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करेंगे भाई, टाइम इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू, अब डिस्प्लेसमेंट एक वायर जो कि L लेंथ लंबा है, इसका लेंथ कितना है वायर का, L है, और इसमें जो चार्जेस हैं उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है, vd है। तो इसको कितना टाइम लगेगा ये निकालने के लिए हम लोगों ने t इज इक्वल टू, तो यहाँ L और डिवाइडेड बाई vd, ये आपको समझ में आया, ये हमको समझ में आ गया। चलो एक और चीज़ देखते हैं, वो क्या है,
अगर मैं बोलूँ स्मॉल n इज इक्वल टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अब मैं एक और चीज़ बोलता हूँ और वो है कैपिटल N इज इक्वल टू टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो अब मैं क्या करूँगा, इसका रिलेशनशिप कैसे बनेगा, स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। ये वाला वॉल्यूम और वो वाला वॉल्यूम अलग है ना भाई, वॉल्यूम ये। अब टोटल, तो ये वॉल्यूम को मैं लिख सकता हूँ n डिवाइडेड बाई एरिया इंटू लेंथ गलत बन गया, एरिया इंटू लेंथ। और यहाँ से मैं अगर ट्रांसफ़र करूँ तो मुझे कैपिटल N के बारे में पता चलेगा कि ये है स्मॉल n a l। अब ये हो गया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मैं टोटल चार्ज निकालना चाहूँ Q तो ये हो जाएगा n e और ये हो जाएगा n a l e। ये टोटल चार्ज के बारे में हमको पता चल गया। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, I इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई T। हमारे पास में T है, हमारे पास में Q है, इक्वेशन में डालेंगे तो हमको पता चल जाएगा ये Q है N A L E डिवाइडेड बाई, वहाँ देखो L डिवाइडेड बाई V D। ये क्योंकि डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर के, इसलिए ऊपर चला जाएगा और हमको क्या मिलेगा, I इज इक्वल टू N A L E V D डिवाइडेड बाई L। जो चीज़ें कटती हैं हम वो काट देंगे, तो हमारे पास कटने वाली चीज़ तो L है और I की वैल्यू हो गई I इज इक्वल टू N E A V D। वी डी की वैल्यू हमको अभी भी पता है कि माइनस ई कैपिटल ई टाउ एम ई है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से एक और अपडेट मार सकते हैं, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। और वी डी की वैल्यू क्या है, वी डी इज इक्वल टू माइनस ई डिवाइडेड बाई एम ई और ये होता है टाउ। तो आई की वैल्यू हो जाएगी एन ई ए और यहाँ हो जाएगा माइनस ई कैपिटल ई एम ई और यहाँ हो जाएगा टाउ। तो हमको मिलेगा आई इज इक्वल टू एन ई माइनस एन ई स्क्वायर ए ई टाउ डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आपको समझ में आ गया। इलेक्ट्रिक करंट का जो है हमको रिलेशनशिप 2-3 फार्मूले मिल गए। पहला है तो एन ई ए वी डी, और अगर जो है यहाँ पर वी डी की वैल्यू डालना है तो हमको ये वाला फार्मूला मिल जाएगा। अब इसके बाद में हमको और क्या देखना है, करंट डेंसिटी। भाई करंट डेंसिटी क्या था कि इलेक्ट्रिक जो करंट है वो, अगर मैंने यहाँ सर्किट बना लिया, चलो ये बल्ब है, और अगर मैंने यहाँ बैटरी में पॉजिटिव नेगेटिव, तो अभी जो है करंट का डायरेक्शन ऐसा है। अगर मैंने यहाँ पर इस तरीके से जो है सर्किट ले लिया तो करंट का डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा। मतलब हम लोग देख रहे हैं कि ट्रेडिशनली करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन की ओर है। हम इसको वेक्टर क्वांटिटी जैसा यूज़ नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, एक नया वेक्टर बनाया, वेक्टर जे। और वेक्टर जे जो है क्या है, करंट डेंसिटी इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाई वेक्टर ए, और ये जो है करंट डेंसिटी हो गया। इसको हम कभी यूज़ करने वाले हैं, अभी आप जान के रखिए। आगे की बात क्या है, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में ये ए छोटा होना चाहिए, लेकिन चलो ठीक है, चलता है। ओम्स लॉ में हम लोगों ने क्या देखा था, 10th क्लास में देखा था कि भैया इधर रखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, इधर रखते हैं करंट, और यहाँ पर जो ग्राफ बनता है वो एक स्ट्रेट लाइन बनता है, उसी को रेजिस्टेंस बोलते हैं। वी बाई आई इज इक्वल टू आर। और अब जो है आज हम इसको और अच्छे तरीके से कैसे देख सकते हैं
कि R इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a मतलब एरिया, और इसको बोल सकते हैं R इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया। फिर प्रोपोर्शनलिटी हटाए, R इज इक्वल टू रो L/A। यहाँ तक अब जो है हमको इन सारी चीज़ों के बारे में बात करना है। और हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है? हमारे पास में इंफॉर्मेशन है I इज इक्वल टू NEA माइनस NE स्क्वायर AE NE स्क्वायर AE टाउ डिवाइडेड बाई ME। कंफर्म कर लेते हैं एक बार। NE स्क्वायर AE टाउ बाई ME, NE स्क्वायर AE टाउ बाई ME। अब ये जो इन्फॉर्मेशन आपके पास में है, आप क्या करने वाले हैं, इसको पकड़ेंगे और उसके बाद में इस इन्फॉर्मेशन को उठा के हम जो है आगे की बात करेंगे। चलिए, तो अब क्या देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड नज़र आ रहा है, इसके बारे में हम लोगों को पता है क्या है, E इज इक्वल टू V/L। और अगर ऐसी बात है तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर V रख देते हैं। भाई ये तो हमको पता है ना। तो यहाँ पर हमको पता है कि I इज इक्वल टू माइनस NE स्क्वायर A टाउ डिवाइडेड बाई ME, और यहाँ कैपिटल E है। इस E को हटा के हम लोगों को क्या रखना है, इस E को हटा के हमको रखना है V/L। यहाँ ये V जो है वो पोटेंशियल है, ठीक है, पोटेंशियल, इसके बारे में हम लोगों ने सबसे शुरुआत में बात की थी। और दिस इज़ द लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो अब यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो I इज इक्वल टू NE स्क्वायर A टाउ डिवाइडेड बाई ME, और यहाँ पर हो जाएगा V पर यूनिट लेंथ। अब यहाँ देखो, ध्यान से देखो, अगर मैं इलेक्ट्रिक मतलब ओम्स लॉ के बारे में बात करूँ तो हमको पता था V/I इज इक्वल टू R। तो V/I कर लेते हैं, ये सारी चीज़ें उधर चली जाएंगी, तो हमको क्या दिखाई देगा, देखो ME और L डिवाइडेड बाई माइनस NE स्क्वायर A, और ये हो गया टाउ, और ये किसके बराबर हो गया, ये बराबर हो गया V/I के। यहाँ से देखिए ये L ऊपर चला गया, ME ऊपर चला गया, ये पूरी क्वांटिटी नीचे आ गई, और ये V/I यानी कि ये R के बराबर हो गया। यहाँ से हमको पता चलता है R की वैल्यू निकलेगी MEL, और ये है NE स्क्वायर A टाउ। ये हमारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया। लेकिन रुको, थोड़ा सब्र करो। क्या देख रहे हैं हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ हम लोगों ने क्या देखा है कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी लेंथ पर लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं भाई, यहाँ इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू रेजिस्टिविटी लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया। आपको लेंथ दिखाई दे रहा है, आपको लेंथ यहाँ दिखाई दे रहा है, एरिया यहाँ दिखाई दे रहा है। इस तरीके से अगर हम देखें तो R इज इक्वल टू L/A, और इसके बाद में रेजिस्टिविटी की जो वैल्यू हमको दिखाई देगी वो है ME डिवाइडेड बाय NE स्क्वायर। अब जो है अगर आप रेजिस्टेंस के बारे में सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जितना लंबा कंडक्टर उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस। इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये भी हमको समझ में आया। अब यहाँ पर देखिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या चेंज होने वाली क्वांटिटी है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या चेंज होने वाली क्वांटिटी है, नहीं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं होगा। तो ये तो अफेक्ट नहीं डाल सकता कोई मटेरियल, और यहाँ पर टाउ भी आएगा भाई, हाँ। तो कोई मटेरियल जो है वो, अब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी चेंज नहीं हो सकता, तो कोई भी मटेरियल उसका रेजिस्टेंस कैसा होगा, इस चीज़ को डिफाइन करने वाले फैक्टर्स क्या क्या हैं। देखो पहले ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम,
ये डिपेंड करता है कि आपने एल्यूमिनियम लिया है या कॉपर लिया है। जिस भी प्रकार का मटेरियल लोगे उसके हिसाब से जो है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स चेंज होंगे। और दूसरी जो बात है वो है ये टाउ, ये है टेम्परेचर से मैनेज होने वाली चीज़। जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ाओगे तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने एक बहुत ब्रॉड चीज़ सीख ली। अब इसको यूज़ करना बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा, न्यूमेरिकल की बात करें तो न्यूमेरिकल इसमें से पूछ सकता है। भाई हमको जो है ये नहीं पता है ना कि 5 नंबर का एक सॉलिड क्वेश्चन किस टॉपिक से आता है, तो 3 नंबर के या 2 नंबर के क्वेश्चंस निकालने के लिए तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती जाती हैं। इसलिए तो इस चैप्टर को ज़्यादा गहराई से सीखना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हम लोगों ने आज सीखी हैं, आप क्या करेंगे, आज ये वीडियो देखने के बाद में इसका रिवीजन करेंगे, और रिवीजन करने के बाद में कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे भैया इसका जो है रिवीजन हो चुका है, हम आगे पढ़ने के लिए तैयार हैं। ठीक है। अच्छा, एक और टॉपिक बच गया, ये क्या है, रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी के लिए अभी हम लोगों ने देखा रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय माइनस एन ई स्क्वायर, और टाउ ये क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है। और ये टाउ है क्या, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है। अब ये फैक्टर किस तरफ इंडिकेशन देता है, ये फैक्टर इंडिकेशन देता है ये नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ कंडक्टर। ठीक है। और ये हमको बताता है किसके बारे में, टेम्परेचर के बारे में। तो आप टेम्परेचर, अब आप थोड़ा सा जो है ओम्स लॉ का स्टेटमेंट याद रखो, कीपिंग द फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट। फिजिकल कंडीशन में कौन कौन सा था, टेम्परेचर कांस्टेंट रखने से क्या फायदा होगा कि ये टाउ फिक्स हो जाएगा। उसके बाद में दूसरी चीज़ क्या थी कि उसके ऊपर स्ट्रेन या स्ट्रेस नहीं देना है, उससे जो है ये एन कांस्टेंट हो जाएगा। अब जो है कांस्टेंट तो हो जाएगा लेकिन अभी भी वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा। ऐसे कंडीशन में रेजिस्टेंस हमको कैसा मिलने वाला है भैया, पोटेंशियल आप बढ़ाते जाओ, करंट बढ़ता जाएगा, हमको ओम्स लॉ फॉलो करता हुआ दिखाई देगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपने ये चीज़ें समझी हैं। इन चीज़ों को समझने के बाद में आज का ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, मतलब आज का डिस्कशन ख़त्म होता है। हम अगले डिस्कशन में और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें बात करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि मैं भी मेहनत कर रहा हूँ और आपको भी सक्सेसफुल होने के लिए भाई मेरे साथ साथ चलना है, तो थोड़ा दोस्तों को बढ़ा लो। मिलते हैं अगले वीडियो में।